गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं राहुल पाठक आज फिर आपके बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में। हमने बिजनेस स्टडीज़ में कल पढ़ा था मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, प्रबंध एक परिचय। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध के उद्देश्य। ये प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रबंध के उद्देश्य बाद में, पहले ये उद्देश्य क्या चीज़ होती है? तो उद्देश्य का मतलब होता है वे सभी डेस्टिनेशन या अंतिम बिंदु जिन्हें कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, उन्हें उद्देश्य कहा जाता है। कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आपके पढ़ने का उद्देश्य क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। तो इसी तरह हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आज हम प्रबंध के उद्देश्य पढ़ेंगे। प्रबंध के उद्देश्य, तो प्रबंध के उद्देश्य को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा जाता है। प्रबंध के उद्देश्य को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा जाता है। पहला संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य, तीसरा व्यक्तिगत उद्देश्य। अब ये उद्देश्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है? कि वे सभी उद्देश्य जिनका निर्धारण संस्था या संगठन के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं। तो क्या बताया हमने कि वे सभी उद्देश्य जो संस्था या व्यवसाय के या संगठन के उद्देश्य को, हितों को ध्यान में रख के लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संगठनात्मक उद्देश्य। ठीक है बच्चों, अब जरा एक बार लाइन टू लाइन रीड करते हैं। कहता है इसका अभिप्राय संस्था में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से। सभी हितार्थियों का मतलब कहते हैं कि बिजनेस के या संस्था के जितने हित वाले हैं, यानी कि सिंपल सी बात है कि जिनके कारण या बिजनेस के कारण जिसका हित होता हो, सभी का ध्यान में रखा जाता है। लेकिन मुख्यतः क्या है? वो संस्था से संबंधित होने चाहिए। जैसे स्वामी यानी कि ओनर, कर्मचारी हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, इनको कहते हैं स्टेक होल्डर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हितार्थी। ठीक है बच्चों, अब ये वो पढ़ते हैं। कहते हैं इन उद्देश्यों को निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। और वो उद्देश्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 जीवित रहना, नंबर 2 लाभ, नंबर 3 विकास। तो पहला जीवित रहना। चाहे व्यवसाय कोई भी हो, हर व्यवसाय चाहता है कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। और तो वो क्या करता है? मैनेजमेंट के द्वारा ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं कि जिससे बिजनेस क्या हो सके? लंबे समय तक जीवित रह सके। ठीक है बच्चों। सेकंड है लाभ, यानी कि प्रॉफिट। अब किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, किसी व्यवसाय की प्रगति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रॉफिट। हम किसी भी संस्था की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं तो उसके लाभों के द्वारा। अगर किसी संस्था के लाभ बढ़ रहे हैं, हम कहें उसकी प्रगति अच्छी है। अगर किसी संस्था के लाभ कम हो रहे हैं तो हम कहें उसकी प्रगति कम है। तो इस तरह क्या कहेंगे कि प्रत्येक व्यवसाय में जोखिमों का सामना करने तथा व्यावसायिक क्रियाओं के सफलतापूर्वक संचालन में लाभ की अहम भूमिका होती है। इसीलिए क्या डिसीजन लिया जाता है? ये प्रबंध ऐसे डिसीजन लेते हैं, ऐसा सुनिश्चित करते हैं कि व्यवसाय में क्या हो? पर्याप्त लाभ हो। यानी कि लाभ अगर पूरा होगा, प्रॉपर होगा, तभी कोई संस्था लंबे समय तक चल पाएगी। ठीक है बच्चों। इसका थर्ड पॉइंट है ग्रोथ, विकास यानी कि विकास का मतलब क्या होता है?
विकास का मतलब होता है कि विकास का मतलब बिक्री बढ़े, कर्मचारियों की संख्या बढ़े, जितने उत्पाद हम बना रहे हैं उस उत्पाद की संख्या बढ़े, कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़े, कैपिटल इन्वेस्टेड कैपिटल बढ़े। इन्हीं सब के द्वारा क्या मापा जाता है? विकास मापा जाता है। तो हर व्यवसाय क्या चाहता है? ये सब चीज़ें बढ़े। हर व्यवसाय चाहता है कि वह विकास करे। प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्या क्या हो सकता है उसमें? विकास को बिक्री बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, उत्पाद की संख्या, पूंजी विनियोग आदि द्वारा मापा जा सकता है। अब ये कहो कि विकास हुआ है, कैसे हुआ है, पता कैसे लगाए? सिंपल देखो, बिक्री बढ़ी, हाँ बढ़ी तो विकास हुआ। कर्मचारियों की संख्या बढ़ी, हाँ बढ़ी तो विकास हुआ। उत्पाद की संख्या बढ़ी, हाँ बढ़ी तो विकास हुआ। ठीक है बच्चों, तो पता कैसे लगाएंगे विकास हुआ या नहीं हुआ? तो इन सारी चीज़ों को देख करके। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि ये प्रबंधकीय क्रियाओं, मैनेजमेंट करते समय अगर हम समाज का ध्यान में रख के, समाज के हितों को ध्यान में रख करके डिसीजंस ले रहे हैं, समाज के हितों को ध्यान में रख करके डिसीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे सामाजिक उद्देश्य हैं। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। कहता है कि इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हितों का ध्यान रखने से है। क्योंकि क्या होता है, एक संगठन कहाँ स्थापित होता है? समाज में स्थापित होता है, और समाज द्वारा उपलब्ध किए गए संसाधनों से क्या किया जाता है? उसे चलाया जाता है। इसीलिए प्रत्येक संगठन का उत्तरदायित्व बनता है कि वह सामाजिक हितों के प्रति सचेत रहे। कि अगर कोई बिजनेस अपने समाज के प्रति सचेत नहीं है तो क्या समाज उसे चलने देगा? नहीं चलने देगा। ठीक है, एक संगठन को समाज के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए कि मेरे कारण समाज के स्वास्थ्य पे कोई नुकसान ना हो, मेरे कारण समाज की सुरक्षा पे कोई नुकसान ना हो। ये सारी बातें क्या करना पड़ता है? उसे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आगे क्या कहता है कि अब सामाजिक उद्देश्य कैसे होने चाहिए, क्या क्या निर्धारित किए जाते हैं? तो सबसे पहला है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। कि आप जिस समाज में रहते हो, जिस समाज में आपका संगठन है, वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराओ, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि वातावरण को दूषित होने से बचाना। इन्वायरमेंट को अगर आप दूषित कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप समाज के दुश्मन हो और आपके सामाजिक उद्देश्य ठीक नहीं है। ठीक है, तीसरा है जीवन स्तर में सुधार, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होते हैं? व्यक्तिगत उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कर्मचारियों के संबंध में किए जाते हैं, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारियों का स्वास्थ्य, कर्मचारियों की सुरक्षा, यानी कि जो कर्मचारियों के हितों में ध्यान में रख करके किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत उद्देश्य कहते हैं। कहते हैं इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। कर्मचारियों के लिए आपने जो उद्देश्य निश्चित किए उनको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत उद्देश्य। फिर आगे बात क्या आती है कि कर्मचारी वर्ग क्या होता है? देखो, कर्मचारी जो है किसी भी कंपनी के सबसे संवेदनशील और संसाधन होते हैं। संवेदनशील का मतलब जिनमें इमोशंस होते हैं, जिनमें फीलिंग्स होती हैं, जिनमें सोचने समझने की शक्ति होती है, तो ये कर्मचारी। ठीक है, मशीनों को क्या है? मशीनों में तो सोचने समझने की विवेकशीलता की होती नहीं। ठीक है, तो इंसानों को सबसे ज़्यादा इनकी भावनाओं को ध्यान में, कि अगर इनकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो कहीं ना कहीं काम गलत हो जाएगा, तो इनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो कर्मचारी वर्ग कंपनी का विवेकशील और संवेदनशील संसाधन होता है। इनकी भावनाओं को विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी संतुष्ट कर दिया जाए तो कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी संस्था किससे चलती है? कर्मचारियों से चलती है। अभी कहता है कर्मचारियों के प्रति प्रबंध का उद्देश्य क्या है? पहला, उचित पारिश्रमिक देना, यानी कि सैलरी सही देना, सैलरी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सैलरी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ वातावरण, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। तीसरा, लाभ में हिस्सा, बोनस देना, जैसे कि हाँ हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि दिवाली में बोनस दिया जाता है, उस तरीके से बोनस दिया जाना। ठीक है, प्रबंध का महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस, यानी कि प्रबंध क्यों किया जाना चाहिए, प्रबंध क्यों जरूरी है किसी बिजनेस एंटिटी के लिए, किसी संगठन के लिए प्रबंध क्यों जरूरी है। तो इसीलिए इसी को क्या कहा गया है? प्रबंध का महत्व कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो इसी में हम पढ़ेंगे प्रबंध का क्या क्या महत्व है। तो पहला कहता है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना,
पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, कि अगर हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट के बिना किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ ना कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। ठीक है, और प्रबंध क्या है, एक ऐसा माध्यम और शक्ति है जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो करता क्या है, मैनेजर एक्सपीरियंसफुल होता है और अपने मेंटली क्या कहते हैं, वो मेंटली पावर, यानी कि अपनी इंटेलिजेंस पावर कह सकते हैं जिसको, इंटेलिजेंस पावर के कारण वो क्या कर सकता है, आने वाली घटनाओं का अनुमान लगा लेता है और उसी अनुमान के आधार पे क्या करता है, वो योजनाएं बनाता है और योजना बना करके क्या है, संगठन का निर्माण करता है। यानी कि सारी बातें क्या करता है, वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के आधार पे करता है ताकि बिजनेस क्या कर सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। अधिकतम उपयोग का मतलब क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, अगर आप उन रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या है, मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है, ये कंफर्म करती है कि किस तरीके से जो संस्था के पास रिसोर्सेज हैं उनका फुल्लर यूटिलाइजेशन हो सके, पूर्णता उपयोग हो सके। ठीक है, तो कहता है प्रबंध एक ऐसी शक्ति है, प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करके उनका अनुकूलतम प्रयोग करती है, उनका अनुकूलतम प्रयोग करती है। ठीक है, अनुकूलतम का मतलब क्या होता है कि जितना किया जाना चाहिए, जितना उनका हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब आगे थर्ड, प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। प्रतिस्पर्धा समझते हो, कंपटीशन पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि देखो आजकल जो बिजनेस का लेवल है वो लोकल लेवल पे ना रह करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा चुका है। और जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ेगा वैसे वैसे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, कंपटीशन, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है जिससे वो क्या कर सके, कंपटीशन में टिक सके। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं एक बार कि आज व्यवसाय का आकार स्थानीय ना रहकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर चुका है, नेशनल इंटरनेशनल रूप। और जैसे जैसे बिजनेस का आकार बढ़ता जा रहा है कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। और नॉर्मली बात है, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमें सभी वो काम करने पड़ेंगे जिससे हम क्या कर सकें, मार्केट में टिक सके। तो आज के निर्माता को ना केवल स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपटीशन भी। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो आप मोबाइल की कोई वो खोल लेते हो, मोबाइल की कंपनी, मोबाइल बनाने की, तो आपके पास इंडियन कंपनीज तो हैं ही, साथ में आपके पास क्या है, चाइनीज़, अमेरिकन, जापानीज़, कोरियन कंपनीज भी हैं जिनसे आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में केवल वही संस्था मार्केट में टिक पाती है जो ग्राहक को कम से कम मूल्य पर अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सामान उपलब्ध करा सके। ठीक है, यही क्या है आपका कंपटीशन का विजय है। अगर आप मार्केट में टिक गए तो आपका कंपटीशन पर आप विजय प्राप्त कर लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे मूव करते हैं। बदलते वातावरण के साथ समन्वय सुनिश्चित करना। बदलते वातावरण के साथ समन्वय सुनिश्चित करना कि अगर आप बाहरी वातावरण के साथ अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, यानी कि वातावरण में जिस हिसाब से चेंज हो रहा है आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को कामयाब नहीं कर सकते। मैनेजर भी तो यही ध्यान रखता है कि इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन करवाना। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है ये, कहता है कि प्रबंध का महत्व केवल संस्था के अंदर के ही कार्य नहीं करना बल्कि इसके बाहरी वातावरण को भी क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, एक और तकनीकी विशेषज्ञ नई नई उत्पादन की विधियों का विकास कर रहे हैं तो दूसरी ओर क्या कर सकते हैं, दूसरी ओर नई नई प्रगतिशील संस्थाएं अत्याधुनिक विपणन पद्धति, विपणन मीन्स मार्केटिंग की पॉलिसीज ढूंढ रही है कि किस तरीके से हम अपने सामान को कस्टमर तक बेच सकते हैं। ठीक है, और आज जो ग्राहक है किसी भी व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं करता,
जब तक वो फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो, पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, तब तक वो उस वस्तु को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए क्या है, कहा जाता है कि हमें भी अपने आप को वातावरण के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। और जो मैनेजमेंट है वो यही डिसाइड करती है कि बाहरी वातावरण कैसा चल रहा है और संस्था को उसके हिसाब से कैसे बदला जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है बड़े पैमाने पर व्यवसाय के कुशलतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करना। कि अगर जब छोटे लेवल के बिजनेस हुआ करते थे, जब बिजनेस का लेवल क्या हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, तब क्या था कि बिजनेस में यानी कि जो व्यापारी है वो खुद ही क्या कर लेता था, कंट्रोल कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे क्या बिजनेस का लेवल बड़ा हो गया तो मैनेजमेंट को रखा जाने लगा, मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, यही कहता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभों को देखते हुए हर कोई क्या करने लगा, अपने बिजनेस के लेवल को बढ़ाने लगा। ठीक है, और जब उत्पादन का लेवल बड़ा होगा तो उसके उत्पादन के साधनों की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, प्रचुर मात्रा में ज़रूरत होगी। और इसके लिए व्यवसाय को अनेक वैधानिक औपचारिक लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जिसको कानूनी कह सकते हो आप, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। और इन सभी को कार्य को कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए हमें क्या है, अच्छे मैनेजर, कुशल मैनेजर की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी बिजनेस को कुशलतापूर्वक, बड़े लेवल के बिजनेस को कुशलतापूर्वक चलाना है तो वो भी मैनेजमेंट के द्वारा ही चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तम संगठन ढांचा तैयार करना। उत्तम संगठन ढांचा का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है कि कौन सा व्यक्ति किसके नीचे काम करेगा, कौन सा व्यक्ति किस पद के लायक है, उसको क्या क्या काम दिया जाए, ये सब क्या है, संगठन ढांचा है। और एक मैनेजर क्या करता है, यही सब तो काम करता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो, ये भी कौन डिसाइड करता है, मैनेजर ही डिसाइड करता है। एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है ये उत्तम संगठन ढांचा तैयार करने में। कहता है किसी भी संस्था की सफलता के लिए एक उचित व स्पष्ट संगठन की आवश्यकता होती है। अभी उत्तम संगठन से अभिप्राय मतलब क्या है, अधिकारियों तथा उनके सुबॉर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य स्पष्ट संबंध से, यानी कि ये अधिकारी इस अधीनस्थ को ऑर्डर दे सकता है, ये अधीनस्थ कोई प्रॉब्लम होगी तो इस अधिकारी से मिल सकता है। इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, उत्तम संगठन ढांचा कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा श्रमिकों तथा मालिकों में अच्छे संबंध स्थापित करना। श्रमिकों तथा मालिकों में अच्छे संबंध स्थापित करना। देखो बिजनेस के लिए क्या है, दो संसाधन सबसे ऊपर है, एक श्रम, दूसरा पूंजी। श्रम मीन्स श्रमिक, और पूंजी कहाँ से आएगी, मालिकों से आएगी। अगर पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था, जो मालिक होते थे श्रमिकों का शोषण कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो श्रमिक संगठित नहीं थे। जो हो रहा है होने दो भैया, उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, संगठित नहीं थे। लेकिन अब क्या हुए, दोनों लेबर क्या हो गई है, श्रमिक क्या हो गए, संगठित हो गए। तो इसलिए क्या है, इनका शोषण आसानी से किया नहीं जा सकता। तो इनमें बीचों बीच क्या है, कन्फ्लिक्ट, झगड़े होते रहते थे। तो ये मैनेजमेंट क्या करती है कि इनके बीच के संबंध को अच्छे संबंध को स्थापित करती है। ठीक है बच्चों, एक बार पढ़ते हैं। कहता है उत्पादन के सभी साधनों में दो साधन सर्वोपरि हैं, श्रम तथा पूंजी। स्वामी क्या करता है, पूंजी लगाता है और लक्ष्यों को निर्धारित करता है। श्रमिक क्या करता है, वो जो निर्धारित लक्ष्य थे उनको वास्तविकता में बदलने का कार्य करता है। इसलिए दोनों के बीच संबंध मधुर होना क्या है, अति आवश्यक है। पहले का ज़माना था जब श्रमिक संगठित नहीं थे, उद्योगपति ये थे कि जितना इनका शोषण किया जा सके कर लो, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, श्रमिक संगठित हो गए, तो उनकी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने की स्थिति में है, यानी कि अपनी मांगों को मनवा लेते हैं, स्ट्राइक करके, जैसे मर्जी करके मनवा लेते हैं। तो उद्योगपति को भी श्रमिकों के महत्व का एहसास होने लगा। तो इसीलिए क्या है, धीरे धीरे इसीलिए अब मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने लगी कि मैनेजमेंट क्या करेगा, इन दोनों के बीच कड़ी का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को महत्व देना। अनुसंधान यानी कोई भी कंपनी जो है अगर लगातार रिसर्च करती रहेगी तब तो ठीक है। अगर वो लगातार रिसर्च नहीं करेगी तो मार्केट में क्या चल रहा है, नए प्रोडक्ट क्या होंगे, हमारा नया मार्केट क्या हो सकता है, हमारे कस्टमर क्या हो सकता है, अगर ये रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन कोई फर्म नहीं करेगी, कोई संस्था नहीं करेगी तो क्या करेगी, कंपटीशन से पिछड़ जाएगी। तो इसीलिए जो रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन है ये काम भी कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों करेंगे भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी संस्था कहाँ रहती है, प्रत्येक संस्था कहाँ पे रहती है, संस्था समाज में रहती है। प्रत्येक व्यवसाय समाज में ही अपनी क्रियाओं का शुभारंभ करता है, वहीं पे फलता फूलता है।
और अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचता है। अतएव कोई भी संस्था समाज से अलग रहकर ना तो कोई कार्य कर सकती है ना ही जीवित रह सकती है। इसीलिए प्रत्येक संस्था को क्या करना पड़ता है, सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति करनी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ता है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी संस्था की क्या है, उसको कैसे पूरा कर सकता है, ठीक है, तो उस सब के बारे में कौन बताता है, मैनेजमेंट बताती है, मैनेजमेंट डिसाइड करती है। इसीलिए मैनेजमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल हम सभी वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जिसमें क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस का पता चलता हो कि प्रबंध का महत्व क्या है, प्रबंध से हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है आय में वृद्धि करना। आय में वृद्धि कैसे होगी, आय में वृद्धि कैसे होगी, जब संगठन के लाभ बढ़ेंगे। लाभ, और लाभ कैसे बढ़ेंगे, जब उनके सभी संसाधन अच्छी तरह प्रयोग होंगे। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। कहता है आय में वृद्धि का लक्ष्य पूरा करना। कहता है किसी भी संगठन के लाभों को वृद्धि करने का मूल मंत्र है विक्रय में वृद्धि और लागतों में कमी, यानी कि सेल बढ़ाओ और कॉस्ट क्या करो, कम करो। तो विक्रय में वृद्धि को कुछ सीमा तक नियंत्रण के बाहर कह सकते हैं, लेकिन लागतों में कमी करना तो क्या है, संगठन के हाथ में है, किस तरीके से वो कर सकती है। लेकिन हाँ, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं, ये नहीं कि आप क्वालिटी के साथ समझौता करके अपनी लागतों को कम कर लो, तो वो आप तरीका कामयाब नहीं है। तो इसीलिए मैनेजमेंट डिसाइड करती है किस तरीके से बिना क्वालिटी को कम किए, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाते हुए किस तरीके से लागतों को कम किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपके मैनेजमेंट के जो महत्व थे, इंपॉर्टेंस थे, वो पूरे होते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ये मैंने पीछे क्वेश्चंस अटैच कर रखे हैं, ठीक है, ये अटैच स्टडी असाइनमेंट के, ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के मैसेज कर सकते हैं। जहाँ पे भी क्वेश्चन में उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ अपना 9034494722। ठीक है, 9034494722। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।